ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों की एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन लेने जा रहा हूं। और इस सेशन में आप लोग जानोगे कि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आप किस तरह से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। और आज के सेशन में आपको बहुत सारे नए सवाल भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है उन्हीं सवालों में अगर पेपर में नया सवाल आता है, प्रीवियस रिपीट नहीं करता है, तो हो सकता है इसी वीडियो लेक्चर सेशन से मिले। तो एक एक सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीरियस बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो पूरी मेरी बात को समझे, सीखे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलेंगी आज के सेशन से। देखो, मैंने ये कुछ सवाल आपके सामने लिखे। निश्चित तौर पे ये सवाल आपने देखा होगा बार बार रिपीट करते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो अब देखा मैंने इसमें यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं लिखे। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू पुट करके बताने वाला नहीं हूँ। और आज के पूरे सेशन में मैं किसी थीटा बीटा की वैल्यू पुट नहीं करूँगा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ कि आप जानते हो इस चीज़ को कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू को पुट कर दो और वही ऑप्शन में पुट कर दो, जो मैच कर जाएगा वो आंसर होगा। लेकिन उससे भी तेज कुछ होता है बच्चे, जरा इस बात को समझो, ठीक है। जैसे कि मैं इस सवाल का उत्तर देख रहा हूँ, इसका आंसर दिख रहा है मुझे 1 + sin थीटा बाई cos थीटा। और उससे भी पहले ये मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास पूरा सिंप्लीफिकेशन केवल ये है sec थीटा + tan थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे आपको कैसे दिख रहा है, तो आपको भी दिखेगा। थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ वो दृष्टि मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। देखो जरा, sec थीटा + tan थीटा -1 है। देखो, हमारा दिमाग उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो हमारे सामने लॉजिकली क्लियर होता है। जैसे कि इसको मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखा दूंगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक पिक्चर सेट बन जाएगी कि एक्चुअल में क्या है। देखो, यहाँ पर 1 है। इस 1 को क्या मैं sec² थीटा -tan² थीटा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है ना भाई। चलिए अब देखो, यहाँ देखो ये लिखा है tan थीटा -sec थीटा और क्या लिखा है +1। अब इस पोर्शन को देखो, अगर मैं इस पोर्शन को a² - b² से दोबारा ओपन करता हूँ तो ये आएगा sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा -tan थीटा, यानी 2 ब्रैकेट्स बनेंगे। तो sec थीटा + tan थीटा और यहाँ पे भी sec थीटा + tan थीटा है। दोनों में से sec थीटा + tan थीटा अगर मैं बाहर ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ बचेगा sec थीटा + tan थीटा जो कि मैंने बाहर लिया, और अंदर इसकी जगह पे तो बचेगा 1 और ये माइनस है, और फिर बचेगा अंदर sec थीटा -tan थीटा। माइनस होने की वजह से sec थीटा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का tan थीटा हो जाएगा। अब आप नीचे वाली वैल्यू पे गौर करो जो कि लिखा है tan थीटा -sec थीटा और प्लस का 1। अब आप देखो कि ये सेम वैल्यू है, ये कट गई और आपके पास क्या बचा? केवल sec थीटा + tan थीटा। सही है इतनी बात? तो यहाँ से हमने देखा कि इसको पूरा सिंप्लीफाई किया हमने तो sec थीटा + tan थीटा ही बचा। और इस चीज़ को हम लोग आगे से ऐसा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। हमको पता लग गया कि 1 लिखने पर ये चीज़ खिंच जाती है, अंदर बचता है जो नीचे है वही बचता है और केवल जो बाहर निकल के आता है वही शेष रह जाता है। सही बात है। जैसे मैंने कहा कि इसमें से खींच लीजिए sec थीटा + tan थीटा, अंदर वाली वैल्यू जो आएगी वही नीचे लिखी हुई कट जाएगी, sec थीटा + tan थीटा रह जाएगा। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। अब बताओ, ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी जो मैंने बताया। अब देखो, तो इसका मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ है ये पूरा sec थीटा + tan थीटा ही है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि आंसर ज़्यादातर sec और tan में नहीं होंगे, साइन और कोसेक में, साइन और कॉस में होंगे। और tan को मैं लिखूंगा sin थीटा बाई cos थीटा। अब दोनों के नीचे में से cos थीटा जब कॉमन आएगा तो ऊपर 1 + sin थीटा ही बचेगा क्या? तो ये आंसर हो गया साहब इसका। सही है। उसी तरह से सेम लॉजिक इसका और इसका एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। अब आप इसको जब ओपन करोगे तो फिर वही बचेगा कोसेक थीटा + cot थीटा। क्यों बचेगा? क्योंकि हम इसी से लिंक कर दो ना इसको। 1 को लिख सकते हैं कोसेक² थीटा -cot² थीटा। जब मैं बाहर खींचूंगा तो अंदर जो बचेगा वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है, और बाहर खींचूंगा तो कोसेक थीटा + cos थीटा ही रह जाएगा और वही बचेगा, ऊपर नीचे की वैल्यू से कट जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो इसका आंसर
इस सवाल को अगर आगे से कभी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है और इसका मतलब कोसेक थीटा का मतलब 1/sin होता है, तो मैंने कहा 1/sin थीटा लिख दिया, और कॉट थीटा का मतलब cos थीटा बाई sin थीटा होता है, और इसके अनुसार इसका आंसर 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब आप तीसरे सवाल को देखो, ये तो साइन सेक कॉट में हो गया, टेन कॉट में। अब तीसरे सवाल को देखो और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है गणित के अंदर जब आप पढ़ते हो, और खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो सवाल है ना, पहला नंबर और ये तीसरा नंबर, ये सेम चीज़ है, ये सेम है, एक ही बात है। क्या आपको ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिखने लगेगा। देखिए जरा, क्या अगर इस पूरी वैल्यू में से अगर मैं कॉस को कॉमन ले लूं, केवल कॉस को ऊपर और नीचे से कॉमन ले लूं, जैसा कि मैंने यहां पर कॉस को कॉमन लिया, दिखा, कॉस थीटा को कॉमन लिया, ये साइन बाई कॉस बन जाएगा, टेन हो जाएगा, कॉस गायब हो जाएगा, कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस का मतलब सेक हो जाएगा। और नीचे से भी कॉस कॉमन लूंगा तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बाई कॉस का मतलब सेक हो जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कॉस से कॉस खत्म हो गया, क्या यही सवाल, ये वाला सवाल ये नहीं लिखा है? देखो, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का माइनस का 1 लिखा हुआ है, टेन थीटा प्लस का 1 प्लस का माइनस का सेक थीटा वो लिखा हुआ है। तो क्या ये और ये एक ही चीज़ नहीं है? एक ही बात है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता लग गया कॉस खींचने से ये सेक और टेन का वही फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है? साफ कर दूं, इसको जरूरत नहीं है इसकी, अब चलो लिखा रह देता हूं यहाँ पर। इसका भी आंसर क्या है? इसका भी आंसर वही होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और जिसका मतलब 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। क्या मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ? ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो मैं आप लोगों के सामने जो सवाल इस तरह से ऑप्शन के साथ आते हैं, एक झलक उनकी दिखाता हूँ, और बताओ इसका आंसर क्या है। ये ऑप्शन लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। तो आप कहोगे भाई इसमें क्या है, 1 बाई कॉस होगा, साइन बाई कॉस होगा, कॉस तो नीचे बराबर एक जैसा है, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस, 1 प्लस साइन बाई कॉस आंसर। अगला सवाल देखो, इसका आंसर क्या है ऑप्शन में बताओ, 1 बाई साइन कॉस बाई साइन, साइन कॉमन, 1 प्लस कॉस बाई साइन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा नंबर, इस सवाल का उत्तर बताओ। मुझे पता है ये पूरा क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है, सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है। ऑप्शन ढूंढने गया, साफ दिख रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सी पर टिक लगा दिया, बात खत्म हो गई। तो आई होप ये बात आप लोगों को बहुत क्लियर सदरे से समझ में आई होगी। आगे से इस सवाल में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मामला बिल्कुल दिमाग में सेट हो चुका होगा और बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो फिर इसी बात पे फिर लाइक करो और शेयर करो। लाइक ज़रूर होना चाहिए, बात समझ में आ रही है तो, और शेयर भी करो, ठीक है। अच्छा, वीडियो आगे सेशन बढ़ाने से पहले 1 मिनट की जानकारी मैं अपने बारे में देना चाहता हूँ। ये मैथमेटिक्स काफ़ी बच्चे से पूछते हैं कि सर आपका अब ऑफलाइन सेंटर तो दिल्ली में भी चल नहीं रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं क्या? तो बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, डाउट्स रहते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स का मेरा एप्लीकेशन पे एक लाइव बैच चलता है। ये सारे उसमें लाइव डाउट क्लास रहती हैं, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस रहता है, PDF फॉर्म में आपको असाइनमेंट मिलता है, 1 साल की वैलिडिटी है। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस कुछ इस तरह से, ये अर्थमेटिक का सिलेबस है, ये एडवांस मैथ का सिलेबस है, ये हमारी कुछ बुक्स हैं। आ जाइए सवालों पर, ठीक है, सही भाई। तो जो बच्चा इसको बेसिक से अगर पढ़ना चाहता है, सारी चीज़ों को बेसिक से जानना चाहता है, वो इस बैच को ले सकता है। और जो तैयारी लगातार कर चुके हैं वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहें मेरे साथ। चलिए ये सवाल देखें, और वो प्रैक्टिस तो मैं यूट्यूब पे करा ही रहा हूँ। तो पहला सवाल, आप इस सवाल को देखें। इस सवाल से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, लेकिन भाई साहब बात आप सोच रहे हो कि हल्का सवाल है। चलो आगे देखो, इस सवाल को आपने नहीं देखा होगा, ये सवाल आप लोगों के लिए नया होगा। अब ये सवाल तो कई बार आया है पेपर में, इससे तो परिचित हो गया, एक होता है। इस सवाल को आपने हो सकता है कि ना देखा हो सकता है आपको आने वाले पेपर में दिखाई दे। ये सवाल भी हो सकता है आने वाले पेपर में दिखाई दे। तो मैंने कहा
कि स्टार्टिंग कीजिए चीज़ों से पहले। अब मुझे कोई लॉजिक बताना है तो उसका कोई आधार तो बनाऊंगा ना मैं, तो आधार के लिए मैंने ये सवाल ले लिया पहला वाला, ठीक है ना। अब इस सवाल को सॉल्यूशन आप लोग जानते हो, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो कि ये कॉट 1089 है। अब 1089 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 1 डिग्री, इससे पहले 1088 होगा तो कॉट 2 डिग्री हो जाएगा। अब 10 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री मैंने पहला और आखिरी मिलकर tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाते हैं और आंसर क्या आता है 1। tan 2 थीटा कॉट 2 थीटा या सॉरी 2 डिग्री, तो क्या फिर ये 1 बन जाएगा, तो 1 1 1 मेरे पास आता रहेगा। कुल मिलाकर 89 टर्म है। अगर बीच वाला कॉट tan 45 को अगर मैं इसमें से अलग कर दूं tan 45 डिग्री को, तो कुल मिलाकर 44 टर्म आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला और आखिरी मिलकर 1 बनाता है, दूसरा और दूसरा आखिरी मिलकर सेकंड लास्ट मिलकर 1 बनाता है। तो इस तरह से 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 चलेंगे और कुल मिला के 88 टर्म बचेंगे, 88 टर्म, उसमें से 44 टर्म बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू आएगा। तो 44 बार अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो 1 ही रहेगा, और 10 45 बीच में बचा है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। ये आप लोग जानते हो, मैंने बस रिपीट कर दिया, मुझे पता ही जानते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल ये होता है कि साहब ये तो चलो ठीक है पेपर में आ गया, इसमें सब तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब सवाल बच्चों को पता क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि साहब अगर बीच में प्लस हो तो क्या करें। ऐसे सवाल क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में हम लोग सुनते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में तो बच्चा उतनी बात नहीं कर पाता है। तो यहाँ प्लस हो तो क्या हो, तो प्लस पे ये सवाल फॉर्म नहीं होगा। अगर प्लस होगा तो ये सवाल फॉर्म होगा। जरा ध्यान से समझ लो, अगर पेपर में ये सवाल आया नहीं है, अगर आएगा तो एज इट इज यही छप के आएगा। ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री होगा। थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए क्योंकि पूरा सीक्वेंस है, ये 3 होगा, ठीक है, 1089 तक। अब होगा क्या इसमें, खेल तो वही होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला। अब आप देखो कि मैं अगर मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ log 10 1 डिग्री और लास्ट में log 10, मैं पहले और आखिरी को जोड़ता हूँ, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ पता हो, यह पता तो होनी चाहिए, बड़ी छोटी सी बात है। log a प्लस log b अगर मैं ऐड करता हूँ तो log a b होता है, ठीक है। log a प्लस b को ऐड किएंगे तो log a भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें log 10 1 डिग्री, log 10 89 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा log 10 1 डिग्री 10 89 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये जानते हैं कि 1089 की वैल्यू क्या होती है, तो 1089 का मतलब cot 1 होता है। cot 1 और tan 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास log 1 डिग्री, ठीक है। log 1 आ जाएगा, सॉरी 1 डिग्री नहीं 1 आ जाएगा, ठीक है। log 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो log 1 हो गया 0। इसका मतलब पहले और आखिरी को जोड़ा तो 0, दूसरे और दूसरे आखिरी को जोड़ूंगा तो 0, तीसरे और तीसरे आखिरी को जोड़ूंगा तो 0। इस तरह से कुल मिलाकर 89 टर्म है। अगर मैं बीच का टर्म जो कि cos log 10 45 होगा, इसके इधर देखूंगा तो 44 टर्म, इधर देखूंगा तो 44 टर्म, वो 44 टर्म आपस में एक दूसरे से मिलकर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बनाते चले जा रहे हैं। बीच में बन रहा है 1045, log 1045, और 1045 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब ये भी 0 है। तो सभी टर्म यहाँ पर 0 बन गए हैं, तो 0 और 0 0 को जोड़ूंगा तो फाइनल आंसर मेरा 0 ही रहेगा और ये मेरा आंसर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला और आखिरी का जब जोड़ा बनेगा तो 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और मैं क्लियर यहाँ पे देख रहा हूँ 2 23 बार आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको सब करने का तरीका। सवाल को देखो और यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप देखो 2 कितनी बार आएगा। अब ये 2 वाली कहानी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ट्रिक तो मैंने पकड़ाई दी आपको, कंसेप्ट भी समझ लो कैसे बनता है, तो बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। देखो ज़रा ध्यान से, इसका पहला टर्म लिया और ये आखिरी टर्म मैंने लिया। तो मैंने जब पहला टर्म लिया ना भाई साहब, बहुत आराम से चीज़ों को समझो। पहला टर्म, ठीक है ना, एक काम करो, इसमें जो 1 प्लस 1045 वाला जो टर्म है ना भाई साहब, इसको 1 मिनट के लिए अलग हटा दो, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। 1045 की वैल्यू 1 होती है और 1 + 1 2 होता है, ये ऑलरेडी 2 है। अब आपके बचे हैं 44 टर्म, क्या बचे हैं 44 टर्म बचे हैं।
ठीक है, पूरी सीरीज में। अब 44 में आप देखो मैंने पहला उठाया और इस सीरीज का, क्योंकि ये तो मैंने अलग उठा के रख दिया था, तो मेरे पास आखिरी टर्म सीरीज का 44 नज़र आएगा। ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 2 आता है, और वो कैसे आता है देखो जरा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 का 1044 से मल्टीप्लाई 1044 प्लस 10 1 डिग्री का 1 से मल्टीप्लाई 10 1 डिग्री, 10 1 डिग्री का 1044 से 10 1 डिग्री 1044 डिग्री। बताओ ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन किया। अब एक चीज़ को यहाँ देखो, 1044 प्लस 1 डिग्री, 10a प्लस b से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये होता है 1044 प्लस 10 1 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1044 10 1 डिग्री। ठीक है, अब 1044 प्लस 1 क्या होता है? 1। 44 प्लस 1 45 होता है, जिसकी वजह से ये 1 होता है। तो ये हो गया साहब 1। अब इस वैल्यू को अगर मैं इधर ले जाऊं, 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी क्या? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को, 1044 10 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 1044 10 1 डिग्री। अब इस वैल्यू पर जरा फोकस करो, ये इस वैल्यू पर, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ये मैंने देखा कि यहाँ से 1044 प्लस 1 की जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ये चल रहा है। तो मैंने यहाँ से देखा इस 1044 प्लस 1044 और 10 1 डिग्री को अगर मैं एक तरफ करूँ इस वाले समीकरण में, तो बराबर में केवल एक बचेगा ये, और ये वैल्यू 1044 10 1 डिग्री प्लस 1044 10 1 डिग्री, ये क्लियर यहाँ पे नजर आ रही है। 1044 प्लस 10 डिग्री प्लस 10 1 1044 डिग्री, यानी इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। अब ये 1 है और ये 1 है, तो फाइनली क्या बन गया? 2। बात खत्म। ये पूरी बात अगर मेरी आपको समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं बात को आगे ख़त्म करना चाहूँगा। ये पूरा इसका लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है, कारण आपको समझ में आ गया। ट्रिक तो बताई दी थी, अगर केवल ट्रिक बता दूं तो रटने वाली बात हो गई। कारण समझ में आ गया तो बिल्कुल स्मूथ वे में ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई 2 ही होता है, और वो फिर परमानेंट रिसीव हो गया हमारे ब्रेन में। ठीक है ना, बस इतनी सी बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। जब समझ में आ गई तो मैं इसको क्या साफ कर दूँ, हटा दूँ इस चीज़ को, छोड़ो यहीं कर देते हैं इसको। आखिरी वाला टर्म 1 प्लस 1044, इसकी वैल्यू तो 2 अलग हटाइए। बाकी 44 टर्म है, पहला और आखिरी मिलकर 2 बनाएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट मिलकर 2 बनाएगा, और इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 होता जाएगा। और 44 टर्म में 2 कितनी बार आएगा? 22 बार आएगा। यानी 2 का 22 बार गुणा करूं या 2 की पावर 22 लिख दूं, बात तो एक ही है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 ये बची थी। फाइनली 22 और 1 का 2 की पावर 22 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 23 हो गई, और ये बराबर है 2 की पावर n के, तो n बराबर 23 है। ये सवाल का जवाब है। आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक करते जाएं। चीज़ें अभी बहुत बेहतरीन बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो यार, ये वाला ये इरेजर ले लेते हैं। चलो हटाओ, आगे वाला सवाल देखो, इस सवाल को देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर वो सवाल कहीं बन रहा था तो उसमें बस इतनी बात देखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बनना है, और कितनी बार बनना है उसको देख लीजिए। 44 तक तो 22 बार बनेगा, और फिर आखिरी वाला 1 प्लस 10 45 वो भी 2 बनाएगा। तो 2 कितनी बार बन जाएगा? 22 और 1 23 बार, और बराबर में लिखा था 2 की पावर n, तो n की वैल्यू 22 मतलब 23। ठीक है ना, यही बात थी। ठीक है, या उस पूरे सवाल का उत्तर क्या था? 2 की पावर 23 था। अब इस सवाल को देखो, ये तो सवाल इससे पहले वाला सवाल तो 10 में था। अब ये सवाल
ये आ गया। अब कुछ बच्चे अगर ये दिमाग में आएगा साहब यहाँ 1 प्लस क्यों नहीं लिखा, वहाँ तो प्लस लिखा था या माइनस लिखा था, तो भाई साहब प्लस लिख देंगे तो फॉर्मेट नहीं होगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। फॉर्मेटिंग भी चीज़ होती है, कोई ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये वही चीज़ है। और अगर मैं इसको आप सिंप्लीफाई करके बताने वाला नहीं हूँ आपको, बस मैंने बात पकड़ा दी कि पहला और आखिरी, क्योंकि इसमें बीच में ये भी नहीं देगा 1 माइनस, यहाँ पर 44 तक इसमें रोक दिया। कारण मैं बताऊँ क्यों रोक दिया, कि अगर मैं इसको सिंपली 45 तक का ये टर्म होता ना तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता, और जीरो का मल्टीप्लाई करने पे पूरा जीरो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, सवाल को 44 तक ही एंड कर दिया, ठीक है। तो कहानी यहाँ पर भी वही है साहब कि सारे 2 2 2 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे तो आप करके देखना, 1 माइनस कॉट 1 डिग्री और 1 माइनस कॉट 44 डिग्री। आपको करना क्या है, जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वही कॉट 44 प्लस 1 वाला जो फार्मूला ओपन करेंगे उसके कारण ये पूरी वैल्यू 2 बन जाएगी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आपको मैंने बता दिया, आप करके देख सकते हो उस फार्मूले से। वो केवल आपके संतुष्टि के लिए है, बाकी तो मैं तो क्लियर देख रहा हूँ। यहाँ पर 44 टर्म है, 44 का मतलब 2 गुणा 2 कितनी बार आएगा, तो 22 बार आएगा। और इसकी वैल्यू आपके पास 2 की पावर, ये वैल्यू इसके बराबर बोला गया है, तो n की जगह 22 हो गया। ये सवाल का जवाब हो गया। मुझे ये अब नहीं सॉल्व करना है, पॉइंट समझ में आ गया, तो बात यहीं से ख़त्म कर दो इस सवाल की, क्या दिक्कत। आगे देखो, ये सवाल आपने कई बार देखा होगा, इसमें कुछ है ही नहीं कि बीच में एक आता है कॉस, क्या आता है कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, जिस वजह से ये सारा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। और ये सवाल का जवाब है। बहुत आसान सी बात, कई जगह देखा होगा, बहुत सारे बच्चे इसको जानते, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इस सवाल को, यहाँ तो प्लस आ गया, अब क्या करें, ठीक है, वो तो मल्टीप्लिकेशन था, वो तो ठीक है, कॉस 90 0 का जिसमें सब में मल्टीप्लाई करके 0 आ गए, लेकिन ये तो सारे प्लस में आ गए। अब क्या करें भाई साहब, तो कुछ नहीं करना। आप देखो जरा, इसका भी आंसर बड़ा आसान है। इसका आंसर क्या है, -1, ठीक है। अब -1 कैसे आया, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। 180 वाला टर्म हटा दो आप 1 मिनट के लिए, और इसको ये देखो, ये सीरीज cos 179 डिग्री तक है, केवल इतनी सीरीज। इसके बीच में कहीं आएगा cos 90, जिसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, 0, सही है। cos 180 की वैल्यू होती है -1, सही है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 179 टर्म तक आप देखो, 179 टर्म तक, ठीक है ना। 179 टर्म तक अगर आप देखोगे इस वैल्यू को, तो आप देखोगे कि अगर मैं इन दो वैल्यू को कंबाइन करके लिखूं, ध्यान से समझना, पहला और आखिरी, ये सारी सीरीज पहले और आखिरी पर चलने वाली सीरीज है भाई। 179 केवल पहला और आखिरी, इन दो टर्म को अगर मैं देखूं तो ये बन गया cos 1 डिग्री, और cos 179 को मैं लिख सकता हूं cos 180 -1। cos 180 -1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस cos 1, तो ये माइनस cos 1 हो गया साहब, और ये वैल्यू कट गई और आ गया 0। पॉइंट समझ पाए, तो ये कट गई और आ गया 0। और उसी प्रकार से आगे भी आप समझ जाओ, ज़्यादा लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर cos 178 के साथ भी यही हश्र होने वाला है, ये cos 2 डिग्री बनेगा, ये cos 2 डिग्री बनेगा, और ये कट जाएगा और आ गया 0। तो कहने का मतलब ये है कि 179 टर्म आप देखो तो सारे पेयर बनाते हुए जाएंगे, पहला और 179, दूसरा उधर से 178, यहाँ से तीसरा, यहाँ से 178, सारे टर्म 0 0 0 0 बनते चले जाएंगे। बीच में cos 90 20 की वैल्यू फंस जाएगी, जो कि ऑलरेडी 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा 0 0 0 0 प्लस होता जाएगा, जोड़े जो भी बनेंगे 0 0, cos 90 भी 0, और लास्ट में cos 180 है जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर -1 हो गया। कहाँ तक खत्म बात। ये कारण है क्यों -1 होता है। अगर इस सीरीज को 179 तक रोका जाए तो आप समझ जाओ इसका आंसर 0 होगा, सही है। ये रोक सकता है 179 तक, ठीक है। चलिए, लेकिन 180 तक था, इस वजह से -1। ये मिनिमम मैक्सिमा के कुछ सवाल मैंने इस आज के सेशन में रखे हैं, कर दो इनको जस्ट प्रैक्टिस के लिए। कुछ ऐसे सवाल जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर डाले हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉस थीटा, चलो जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो आप देखोगे ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2
2 साइन थीटा कोसेक थीटा जो कि हो जाएगा 1, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, 2 गुणा 1 2 ही रहेगा। और यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब 2 सेक थीटा कॉस थीटा जो कि हो जाएगा 1, सही है। अब देखो सेक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया 1 और ये हो गया, अच्छा 2 तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता ना, कॉस और सेक 1 हो जाएगा, 2 तो रहेगा ना भाई। चलो अब देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गए, 4 और 1 क्या हो गए 5। अब यहाँ पर देखो आपके सामने बचा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 5 है। अब आप लोग क्या करते हो कि अगर मैं कहूँ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होगी। आप क्या डायरेक्ट इसका फार्मूला जानते हो 4 होगी? नहीं तो आप, मुझे यहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर बच्चे टेन और कॉट के फॉर्मेशन में इसको जानते हैं। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। मैं ज़्यादातर बच्चों की बात जानता हूँ कि वो क्या जानते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इसको टेन और कॉट में ही कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते होंगे कि जब इस फॉर्मेशन में बनता है तो मिनिमम वैल्यू 2√a होती है, ठीक है ना भाई, 2√a होती है। तो फिर आप क्या करोगे, इसको बदलोगे इसको। मैं इसके अलावा भी कुछ बताऊंगा, लेकिन आपके हिसाब से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2√, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 2 ही हो गया, और 7 + 2 क्या हो गया 9। तो इस तरह से इसका मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बताना चाहूँगा, ये आप जानते होंगे, ठीक है, ये सभी जगह, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है और आपको यही याद रहता है, जहाँ तक मुझे समझता हूँ, कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2√a होती है। चलिए ठीक, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं सवाल का उत्तर यहीं से लाना चाहता हूँ, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता 2ab का। तो कैसे करूँगा, तो मैं जो बता रहा हूँ कि मुझे कैसे यहाँ पर 9 नज़र आ रहा है। अगर आपको सेक और कोसेक की कभी फॉर्मेशन दी जाए तो इसका कोफिशिएंट जो भी है, जो भी कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने √1 लिख दिया। इसका कोफिशिएंट जो भी है 1 है, √1 लिख दिया, फिर इसको जोड़ कर स्क्वायर कर दिया, और ये इसका मिनिमम वैल्यू होगी सेक और कोसेक का। याद रखिएगा हमेशा, मैं इसको याद करा दूंगा 1-2 एग्जाम्पल और अभी करा के, ध्यान से समझिए। अभी देखो 1 और 1 क्या हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और मेरा आंसर हो गया 9। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूरी लिख दीजिएगा, मैं आपकी समस्या को ज़रूर देख लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कोशिश मैं करने में लगा हूँ, थोड़ा सा जल्दी भी काम हो जाए, आपसे कुछ छूटे भी नहीं, तो इसके सामंजस्य बिठाना पड़ता है। नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चे सवाल भी पूछते रहते हैं, हम बोलते भी रहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी लंबी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जल्दी भी ख़त्म करना है और चीज़ें कुछ छूटनी भी नहीं चाहिए, एक चैलेंज होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे क्लास रिकॉर्डिंग में आप बहुत ज़्यादा वो नहीं देखोगे, ठीक है। जो चीज़ एग्जैक्टली अगर ऑनलाइन लाइव भी होगा तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसके मिनिमम वैल्यू आप बताएं। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर वो तरीका आपके पास है तो आपको इसको 1 + cot और 1 + tan में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप तुरंत बताओगे सर अभी तो आपने बताया था कि इसका स्क्वायर रूट कर दें 6, इसका स्क्वायर रूट कर दें 7, और 6 + 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यही मिनिमम वैल्यू है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तुरंत हम सवाल को देखते ही आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ से ये कुछ सवाल, ये बहुत लॉजिकली सवाल है, इसने हल्के में मत लेना सवाल को। ये मैं बता रहा हूँ, आप इस सवाल को कोशिश करोगे ना सॉल्व करने की, 99% लोग इसको करने में फेल हो जाएंगे। आप कहोगे इतनी बड़ी बात, सवाल तो कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं सवाल में, लेकिन फिर क्यों गलती होगी, तो देखो जरा क्यों गलती होगी। यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल पेपर में आए उससे पहले आप तैयार हो जाओ, और ये आएगा ज़रूर। जो भी मैं इस बोर्ड पे आज की क्लास में सवाल करा रहा हूँ ना, ये नहीं अगर सवाल कभी आए ना सीजीएल में तो आएंगे ज़रूर, ये मुझे पता है, ठीक है। और मेरा कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। 2011-12 से मेरी किताब आती है एडवांस मैथ की, ठीक है, ठीक है। और उस किताब में एक बार ऐसा भी हुआ था, 2012 में मैंने अपनी किताब जो छापी थी, तो उसमें जो एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे थे,
फ्रंट पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, क्योंकि पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही मैंने निकाला था। तो कुछ एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल लिखे थे। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, 13 CGL 13 जब हुआ ना, तो उस पेपर में एज इट इज़ सवाल वही आ गए जो एग्जाम्पल में लिखे थे। तो एक मार्केट में ऐसा हल्ला मच गया कि एडवांस मैथ के सवाल अंबुज सिंह की किताब से आ रहे हैं। भाई साहब एक टाइम वो भी था, ठीक है ना, सही है। और जो भी अभी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया अभी लेके आया हूँ। ये सारी, जैसे मैंने पहला सवाल उठाया सेक थीटा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए, आप देखो जरा चीज़ को। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई कुछ बात करता हूँ। कहाँ गया, 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए इस चीज़ को देखो। गॉड, देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये अभी जो मैंने सबसे पहला सवाल आपको बताया था ना, सेक 10 वाला, ये रहा वो सवाल, ठीक है। और ये ऐसा मत समझना कहीं और किसी की किताब से पढ़ा रहे हैं क्या, ये मेरी किताब है और मेरी कोचिंग का नाम है एसेंट द हाइट ऑफ सक्सेस, ठीक है, पायनियर ऑफ एडवांस मैथ करके। ये इस तरह से ये मेरी बुक है, ठीक है, ये इसी बुक का पार्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे जो हमें जानते नहीं तो वो ऐसा समझ सकते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से कुछ की बुक से कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये है पहला एग्जाम्पल। देखो इसको मैंने सॉल्व करके बताया कि सवाल को आप देखो बेसिक से। अब बेसिक से मैंने जब सॉल्व करके दिखाया इस किताब में, तो कुछ स्टेप्स आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर जब हम किताब में किसी चीज़ को लिखेंगे तो हर बच्चा समझ पाए तो स्टेप तो बढ़ाने पड़ेंगे। देखो आप देखो, ये पूरा मैंने डिटेल बता दिया, फिर मैंने कहा इसका ट्रिक क्या है, फिर मैंने लिखा माई एडवाइस टू सॉल्व द एबव टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग ट्रिपलेट। यहाँ पर भी मैंने थीटा की वैल्यू को पुट करके नहीं बताया, उसका कारण मैं बता देता हूँ। जब ऐसे सवाल में थीटा की वैल्यू पुट करते तो मैंने देखा कभी कभी ऑप्शन बनाने वाला ऐसे ऑप्शन बना सकता है कि 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन मैच कर जाएं, लेकिन उस कंडीशन में अगर आप ट्रिपलेट का इस तरह से इस्तेमाल कर लोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हुए, और आप उस बेसिक से नहीं जाना चाहते तो आप इस तरीके से भी उस सवाल को कर सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ 3, 4, 5 का, कर्ण बटे आधार लंब बटे आधार के हिसाब से इसको लिख दो, फिर ऑप्शन से उठा के चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ये तरीका भी होता है। ये मैंने क्यों बताया ट्रिपलेट वाला, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ऐसा ना हो कि ऑप्शन से पुट करें जाके, मतलब थीटा की कोई वैल्यू पुट करें तो आपको 3, 4, 5 ऑप्शन मिल जाए। तो मैं आपको बस ये बता रहा था, ये सवाल, ये सब काम कब का है, ये सब काम बहुत पुराना है, ठीक है, 2012 का ये पूरा लिखा हुआ मैटर है। तो 12 और मतलब पुराना और नया मैटर नहीं होता, मैटर ये है कि भाई रिलेवेंट चीज़ें हैं कि नहीं, ठीक है। और उस किताब को मैंने अपडेट काफ़ी किया है 2017 के बाद। 17 में बहुत ज़्यादा चेंज आया था एसएससी का मेंस एग्जामिनेशन ने, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा चेंज किया, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो, आ जाओ वापस। 3 sin p + 4 cos q = 6, ये आपके पास वैल्यू दी गई है। साइन और कॉस, देखो इसमें थीटा की वैल्यू रखने वाली तो कोई बात सोचना नहीं, वो तो करना ही नहीं है। आज किसी भी सवाल में नहीं बताऊंगा थीटा की वैल्यू। यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में, अगर इस इक्वेशन को देखो साइन कॉस, ये भी साइन कॉस की इक्वेशन है। कभी भी बच्चे अगर आपको साइन कॉस की इक्वेशन दी जाए तो आपको पहला काम ये होता है कि अगर 2 इक्वेशन दी जाए तो दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ देना। कई तरह के सवाल बनेंगे, लेकिन स्क्वायर करके जोड़ देने का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है और कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो सबसे पहला काम मैंने इसका दोनों समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूंगा तो बात बन जाएगी। देखो कैसे, सपोज कि मैंने पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का स्क्वायर करके मैं जोड़ रहा हूँ, और सुन लो मेरी बात कि स्क्वायर समझ लो हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर पी, ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर पी। 9 को बाहर ले लूँगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर पी + cos स्क्वायर पी, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, 9 लिख दिया। ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर क्यू, ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर क्यू। दोनों में से 16 कॉमन ले लूँगा, अंदर sin स्क्वायर क्यू और + cos स्क्वायर क्यू बचेगा, उसको ही वैल्यू 1 होगी, छोड़ दो उसको। प्लस आएगा 2 × 3 ×
4 यानी 2ab वाला टर्म भी आएगा, 2 गुना 3 गुना 4 मतलब 12 हो गया, 24 हो गया, तो प्लस का 24 आएगा। अब यहाँ से बचेगा 24 साइन पी कॉस क्यू और यहाँ से बचेगा 24 साइन क्यू कॉस पी, जिसमें मैं 24 ही कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि अंदर यहाँ से साइन पी कॉस क्यू था और आगे देखो यहाँ पर साइन क्यू कॉस पी रहेगा, सही है। और बराबर में ये हो जाएगा 36 और एक क्या हो जाएगा 37, बराबर में 37 आ जाएगा। अब इस पार्ट को जब सिंप्लीफाई करो आप तो साइन पी कॉस क्यू और कॉस साइन क्यू कॉस पी, ये आपके पास बन जाएगा साइन पी प्लस क्यू और बराबर में क्या आ जाएगा, देखो 9 और 16 ये क्या हो गया 25, 37 में से 25 गया तो हो गया आपके पास 12 और बट्टे में 24 जाएगा तो 12/24 का मतलब 1/2। अब ये सवाल आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि P प्लस क्यू, साइन का P प्लस क्यू यहाँ पर 1/2 है तो P प्लस क्यू की वैल्यू आपने डाल दी कि साहब ये तो 30 है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो P प्लस क्यू अगर 30 है तो R निश्चित तौर पर 150 होगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम जानते हैं कि P प्लस क्यू प्लस R एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है 180 होता है, सही है। जिसमें अगर P प्लस क्यू 30 है तो निश्चित तौर पर R 150 ही होगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो जब R 150 होगा और R 150 का मुझे रेडियन में निकालना है तो π/180 का जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये काटूंगा तो यह मेरे पास आ जाएगा 5π/6। अब मैंने ऑप्शन में देखने गया तो 5π/6 दिखा ही नहीं, तो यही तो मजे की बात है सवाल के अंदर, इसीलिए मैंने बोला था 99% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको करने में कि 5/6 पाई मिला ही नहीं। अब आप कहोगे सवाल में क्या मिस्टेक हुई सॉल्व करें, तो भाई साहब मिस्टेक कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ 5/6 पाई होता भी ऑप्शन में तब भी यह आंसर नहीं होता। आप कहोगे ये क्यों नहीं होता, तो पूरी बात को फिर आ जाओ वापस और यहाँ से कहानी में कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। हमको ये मालूम है एक त्रिभुज के रिलेशन में बात करता है, पी क्यू आर एक एंगल रहेंगे एक ट्राइंगल के और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, जिसमें पी और क्यू 30 डिग्री है और जिसकी वैल्यू 1/2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन पी 30 की वैल्यू भी 180 होती है और साइन 150 की वैल्यू भी 180 होती है। अगर P प्लस क्यू 150 है तो उस कंडीशन में R 30 हो जाएगा और R 30 हो जाएगा और रेडियन में जब कन्वर्ट करूंगा तो 30 गुणा π/180 करने पर मेरे पास आ जाएगा π/6 और ये मेरे सवाल का जवाब मुझे यहाँ दिख रहा है और ये मेरा आंसर है। अब एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये आपने क्यों नहीं लिया और ये आपने क्यों लिया, P प्लस क्यू को आपने 150 क्यों लिया और P प्लस क्यू को आपने 30 नहीं लिया, ऐसा क्यों आपने किया और ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहां से जब ये दो कंडीशन जब बनेगी ना, ये 30 भी हो सकता है, जब ये 30 होगा तो R 150 होगा, ये 150 होगा P प्लस क्यू तो R 30 होगा। तो कौन सा इसमें, क्योंकि रास्ता तो एक ही होगा, तो सही रास्ता क्या है, तो सही रास्ता आपको दिखाएगा ये इक्वेशन, ये समीकरण। जब दो रास्ते बने तो जो आपको दिया गया उस समीकरण पे वापस जाइए। मैं कुछ बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा, बड़ा ध्यान से सीखिएगा और सुनिएगा तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूँ जहाँ P प्लस क्यू बराबर 30 है, यानी P और Q दो एंगल हैं जिनको जोड़ने पर 30 बन रहा होगा। मान लीजिए कि मैं एक हद तक बात करता हूँ और Q जो लिखा है Q को मैं 0 मान लेता हूँ और P Q मैं 30 मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे P प्लस क्यू को 30 लेना है। ये मैंने एक लिमिट मान ली, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, 1 × 4 करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 × 3 करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू 5.5 आएगी। अगर मैं 0 और 30 लूंगा तब 5.5 आएगा, यानी 6 तो नहीं बनाना भाई, बराबर में 6 है। लेकिन और थोड़ी सी बात समझो, इससे बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप किसी भी एंगल को 0 नहीं ले सकते हो। एक ट्राइंगल जब फॉर्म करोगे तो क्यू को आप 0 कैसे ले सकते हो भाई। तो कहने का मतलब यहां से एंगल आप क्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे 0 से और पी को थोड़ा सा डाउन करोगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 30 बनाना है। जैसे ही आप क्यू को इंक्रीज करोगे तो ये जो वैल्यू है ना cos 0 की, क्या थी, cos 0 की वैल्यू क्या आ रही थी 1 थी। तो जैसे Q इंक्रीज होगा तो वैल्यू 1 से डाउन हो जाएगी,
कॉस क्यू की वैल्यू। और यहाँ पर जब 30 था, जैसे ही इस 30 को डिक्रीज करोगे, तो जैसे यहाँ 30 था तो इसकी वैल्यू 1/2 थी, जैसे ही 30 को डिक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 से कम हो जाएगी। यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा, जो एक्चुअल में 0 और 30 पर 5.5 आ रहा था, वो एक्चुअल जोड़ इस पूरे समीकरण का इस 5.5 से कम होगा, ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है। 6 तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये मेरी P+Q में 30 नहीं ले सकता। निश्चित तौर पर जो बचा है यही मेरा आंसर होगा। मुझे लगता है कि इतना क्रिस्टल क्लियर जो सॉल्यूशन और जो तरीका मैंने आपको समझाया, एक एक बात को पकड़ लेना, इसके अलावा ना उसको कम सुनना ना ज़्यादा सुनना, सारी बात दिमाग में सेट हो जाएगी, ये मुझे मालूम है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल आपके सामने फिर आ गया, एक नया सवाल। आपसे कहा गया है कि रूट ऑफ इक्वेशन दिया गया है और आपसे कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा गया। आप देखो, कॉट अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। इस वैल्यू को तो बाद में देखेंगे, पहले रूट ऑफ इक्वेशन की बात कर लें। आपसे बोला गया था कॉट अल्फा और कॉट बीटा ये रूट ऑफ इक्वेशन है, समीकरण के रूट हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले हम रूट्स का करेंगे क्या, हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूंगा तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी मूलों का जोड़ क्या होता है, मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी, ए की जगह पर यहाँ पे 1 लिखा है, अपॉन 1 लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी मूलों का गुणनफल, जो कि हो जाएगा सी अपॉन ए, ए की जगह पर 1 है तो सी रह गया। ये आपसे जो पूछा गया है कॉट अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, जो कि होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ये फार्मूला है भाई, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि सम ऑफ रूट्स आपको निकालने ही पड़ेंगे, पता ही लगाना पड़ेगा। और ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट को सीधा सीधा यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। सी यहाँ पर लिखा, -1 किया, अपॉन बी की जगह पर -b है। अब माइनस का b जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का c हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1 - c अपॉन b हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। छोटा सा सवाल था, कठिन कुछ नहीं था। थोड़ा सा ये उलझाने वाली टर्म बच्चों को कभी लगते हैं तो ऐसे सवाल से रूबरू हो जाओ कि ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं। चलो आगे देखो, इस सवाल को देखो। 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर 1 दिया गया है और दूसरी 7 cos अल्फा प्लस 6 साइन अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। और इस सवाल को देखते ही मन में लड्डू फूट रहा होगा, इसमें क्या करना है, थीटा 90 रख दो, बात बन जाएगी। बिल्कुल थीटा 90 रखने पर 1 बना देगा, लेकिन भाई साहब सवाल ने पूछने वाले ने आपके सामने, क्योंकि वो आपकी सब बातों को जान चुका है, उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अल्फा को आप जो एंगल है उसको 90 डिग्री नहीं लोगे। तो आपका ये सोचना बेकार हो गया। आप क्या करें, तो फिर चलो बेसिक पर। अब बेसिक से सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम पूरी इक्वेशन को साइन कॉस में दिया गया है, या तो मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ या कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, और वो तभी होगी जब मैं स्क्वायर करूँगा इसका। तो स्क्वायर करने के लिए ऐसे नहीं कि ऐसे जैसा लिखा है वैसे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के लिए भी आप इस फॉर्मेट में अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगी ऐसा करने के बाद, ऐसा लिखने के बाद। नहीं तो ऐसे ही स्क्वायर करेंगे तो 2 cos अल्फा साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, फंस जाओगे। ऐसा लिखो फिर स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा 2। देखो स्क्वायर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो करिए इसका स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा। देखो मैं फालतू का ट्रिक बताने का कोशिश नहीं करता, कभी मैं बनाऊं तो यहाँ पे भी ट्रिक बना दूंगा, लेकिन कोई चीज़ सही तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझो ज़रा, इस सवाल को करने का सही तरीका यही है जो मैं भी बता रहा हूँ। आप सारी वैल्यू को, जैसे इसको लिखो cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो क्या 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे ही आप लिखोगे तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, बराबर में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा। सारी को वैल्यू को एक तरफ लो, ये 5 साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अच्छा फिर क्या है, -2 साइन अल्फा हो जाएगा,
और माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। 3 गुणा 5 15 के ऐसे दो खंड जिनका अंतर 2 आए तो 5 और 3 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा 5 और 3 होते हैं ना, तो 5 साइन अल्फ़ा प्लस 3 साइन अल्फ़ा माइनस 3 बराबर 0। अब देखो मेरी बात, इसमें से अगर मैं 5 साइन अल्फ़ा को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस 1, और इसमें से 3 को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस 1 और बराबर में 0। अब दो वैल्यू आ रही हैं आपके पास, एक तो साइन अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन अल्फ़ा माइनस 1 अगर आप 0 लोगे तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 आपको लेना नहीं है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है 1 पे 90 बन जाएगा अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये दूसरी वैल्यू की बात कर रहा था जो कि 5 साइन अल्फ़ा प्लस 3 है। मैंने एक एक स्टेप लिखा है इसलिए ये 4 लाइनों में भर गया। मैं यहाँ से इस द्विघात समीकरण को, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस द्विघात समीकरण को यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से आप समझ सकते हो ये 15 के ऐसे दो खंड जिनका अंतर 3 और 2 बनेगा, तो निश्चित तौर पर आपके पास दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा 5 साइन अल्फ़ा प्लस 3, ठीक है ना। और एक फैक्टर 5 साइन अल्फ़ा प्लस 3 और दूसरा फैक्टर जो है साइन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक। तो मैं दूसरे फैक्टर का इस्तेमाल करूँगा 5 साइन अल्फ़ा प्लस 3 और बराबर में 0 है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब माइनस 3/5। तो साइन अल्फ़ा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सारी चीज़ आपके सामने है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। साइन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, 4/5 किया, प्लस है लेकिन ये 3/5 साइन की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस और माइनस ये माइनस में हो जाएगा 6 गुणा 3/5। अब देखो ये 28 हो गया, ये 18 हो गया, 28 में से 18 गया 10 बचा, 10/5 का मतलब 2 हो गया। ये सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी क्योंकि आपको दूसरा, क्योंकि साइन अल्फ़ा से की वैल्यू 1 से काम नहीं चलने वाला, साइन अल्फ़ा की दूसरी वैल्यू से काम चलने वाला है जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है, जिसको आप तभी देख पाओगे जब आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करोगे। ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप इन 4 लाइन को 2 लाइन में कैसे निपटा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो, क्या इस सवाल का उत्तर क्या 1 सेकंड में आप बता सकते हो? बिल्कुल 1 सेकंड में बताओगे। देखो कैसे बताओगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे जैसे इस सवाल को देखना है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये साहब लिखा हुआ है tan 45 प्लस 9 यानी 54, और tan 54 का मतलब cot 36 होता है और cot थीटा के बराबर cot 36 है, तो एक थीटा की वैल्यू 36 है। इतनी सी बात का आंसर निकल जाएगा। अब आप कहोगे ये आपने क्या किया, तो समझो जरा, आप भी समझो इस बात को, आप भी ऐसे करोगे। देखो जरा इस वैल्यू को जरा देखो, गौर से देखना इस वैल्यू को, जो मैं करने जा रहा हूं उसको जरा समझो। इसमें से मैंने ऊपर से कॉस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया cos 9 डिग्री कॉमन ले लिया। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा tan 9 डिग्री अपॉन, यहाँ से cos कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 माइनस ये भी बचेगा tan 9 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये कट गया। tan इस 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 45 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन tan 1 डिग्री को मैंने लिखा, या 1 को 1 ही रहने दिया, फॉर्मेशन बनाने के लिए कुछ बनाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा इंटू मैं 1 कर सकता हूँ क्या, इंटू 1 कर सकता हूँ ना भाई, तो मैंने इस 1 को tan 45 लिख दिया, क्या दिक्कत। और ये आपको कुछ बनता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है कि ये साहब लिखा है tan 45 प्लस 9, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। tan a प्लस बी है ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास, अच्छा एक चीज़ बताओ, एक यूनिवर्सल ट्रिक यहाँ पे ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप कहोगे 9 के साथ ये है वो है, ठीक है। ऐसा समझो एक यूनिवर्सल ट्रिक यहाँ पे बना देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर 9 नहीं होता, थीटा होता। आप समझो जरा, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो 9 की जगह पर थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये ट्रिक आपकी बन गई कि जब भी मैं ऐसे सवाल को सिंप्लीफाई करूँगा जहाँ पर ये सेम थीटा एक जैसा हो, जैसा इस सवाल में लिखा गया है, ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मेशन जान चुका हूँ। ये बन रहा है tan 45 प्लस थीटा, बस ख़त्म, इतनी सी बात। ये क्यों बनता है कारण आपका समझ लिया होगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको साफ करते हैं। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके।
अब आप देखो, जब मुझे सवाल को सॉल्व करना था तो मैं तो बस इतनी सी बात को सोचूंगा कि भाई साहब ये पूरा क्या है। ये लिखा है tan 45 + 9 का मतलब लिखा है tan 54 डिग्री, जिसका मतलब cot 36 होता है tan 90 माइनस 36 करूंगा तभी तो 54 आएगा। tan 90 - 36 cot 36 हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ये क्या है 36। ये सवाल का जवाब 36 इज द आंसर। केवल सोचने मात्र से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो तो अगला सवाल देखो। इस सवाल को करो, इस सवाल को करो जल्दी से। कैसे करेंगे सवाल को? बहुत आसान सवाल है, बहुत निम्न दर्जे का सवाल है। और आपने ऐसा सवाल, इस टाइप का सवाल तो अलजेब्रा में देखा होगा। सार्ड इंडाइसिस वाला चैप्टर जब पढ़ते होगे तो ट्रिग्नोमेट्री सार्ड इंडाइसिस का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, कुछ इसमें कठिन चीज़ नहीं है। और इस सवाल का ट्रिक तो बच्चा जानता है। जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की दुनिया में कदम रखता है वो इस सवाल का ट्रिक तो ज़रूर जानता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग ट्रिक होता है कि 12 के ऐसे दो फैक्टर कर दो जिनका अंतर 1 आए तो 3 और 4 होते हैं, बीच में प्लस लगा हो तो बड़ी वैल्यू आंसर हो जाती है, बीच में माइनस लगा हो तो छोटी वैल्यू आंसर हो जाती है। खैर, इसका आंसर क्या होगा? 4। जब ये बात मालूम ही है तो फिर क्या रह गया? इसमें कुछ है नहीं गया। tan थीटा = 4 और बट्टे में 1 कर सकता हूँ मैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या हो जाएगा? रूट लगाऊंगा, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √17 बन जाएगा। अब मुझसे पूछा गया sin स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, रूट हाइपोटेनस कितना है? 17, √17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा। ये 16/17 मेरे सवाल का जवाब है। आसान सी चीज़ है, ठीक है। वो अलग बात, ये ट्रिक तो आप सब जानते हो ना भाई, ठीक है। लेकिन ये तभी लागू होता है जब इनके फैक्टर का, ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए, ठीक है। लेकिन कहीं यहाँ पर ऐसा फैक्टर जैसे 6 दे दिया जाए तो इसका आंसर 3 होगा, 30 दे दिया जाए तो आंसर 6 होगा इसका, 12 दे दिया गया आंसर 4 है, लेकिन 7 दे दिया जाए तो उसके ऐसे फैक्टर कर ही नहीं पाते हो, तो फिर उसको दूसरा तरीका होता है। सार्ड इंडाइसिस जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो, ये अलग सवाल है थोड़ा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा और मसाले की ज़रूरत है। याद रखना, अगर सवाल आएगा ना तो यही ऐसे छप के आएगा पेपर में। इस असाइनमेंट के आज के क्वेश्चन जो भी मैंने नए उठाए हैं वो सवाल एज इट इज, जैसे वो 3-4 कॉस वाला सवाल था, उसमें लॉजिक जो फंस रहा था, 30 नहीं ले सकते, 150 नहीं ले सकते, जो भी था, ठीक है, वो आएगा तो एज इट इज आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये सवाल आएगा तो एज इट इज आएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नया सवाल आएगा, ये प्रीवियस ईयर नहीं है। आप देखो इस सवाल को, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मसाले की ज़रूरत है, और वो मसाला आपके पास होता है, मुझे पता है। आप ये जानते होंगे कॉस cos2a या 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, cos स्क्वायर थीटा -1 होती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सभी जानते हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होती है। आप देखो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं 1 + cos 4 थीटा कर देता हूँ, यानी इस एंगल को डबल कर देता हूँ, तो सामने वाला एंगल भी डबल हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। इस बेसिक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये सब जानते हैं आप लोग, फार्मूले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के। तो केवल मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा, ध्यान से समझना, केवल मैं पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, 2 को कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा क्या? 2 cos 4a, सही है। तो मेरे पास देखो जरा क्या बन रहा है, 2, और इस पूरे की जगह पर ये वही तो चीज़ है, 1 + cos 4 थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो सुनो जरा, इसकी जगह पर 2 cos स्क्वायर 2a लिखूंगा तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 आएगा, cos स्क्वायर 2a। अब मैं रूट से बाहर लिखूंगा तो 2 cos 2a बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ से आपका सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। मुझे जस्ट पिक्चर दिखानी थी आपको एक्चुअल में क्या है, ठीक है। जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं देख रहा हूँ इसका 4a का आधा करूँगा 2a, 4a का आधा करूँगा 2a, 2a का आधा करूँगा a, और a का आधा करूँगा a/2, मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म बात, ऑप्शन सी। लेकिन मैं आपको पूरी बात को समझाना चाहता हूँ। मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं इस वैल्यू को काटूंगा,
और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये पूरा रूट के साथ सिंप्लीफाई हो चुका है और इसकी जगह आ चुका है क्या, 2 cos 2a। सही है, तो मैंने 2 cos 4a को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 2 cos 2a। जब मैं 2 + 2 cos 2a को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, 2 cos a। सही है, अब मैं फिर 2 + 2 cos a को फॉर्म करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 cos a/2, यानी एंगल आधा होता चला जाएगा और ये मेरा आंसर है। बात खत्म। मुझे 3-4 बार इसको लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है फालतू में समय खराब करने की। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी और इतनी सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे देखो, ये सवाल कुछ बेसिक, कुछ बात समझाने के लिए होंगे। ये कुछ आसान से सवाल आ गए लास्ट में, ऐसा क्यों? खैर, हाँ, CND का ये कंसेप्ट है। आप कभी भी इस सवाल को जब सिंप्लीफाई करो तो कभी cos 1/cos sin cos में मत बदलना। कंपोनेंडो और डिविडेंडो से सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ी सी बात। देखो ये क्या होता है CND, थोड़ी सी बात समझ लो यहाँ से। जैसे a + b/a - b लिखा हो तो बराबर में c + d और c - d की फॉर्मेशन होती है। या इसको मैं a/b बराबर c/d, इस रेशियो को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और अगर ये फॉर्मेशन कहीं ऐसी दी जाए इस तरीके से तो मैं इसको वापस से इस तरह से लिख सकता हूँ। सही है, इतनी बात दिमाग में रखना। और अगर ये दिमाग में है तो ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है a + b a - b, तो मैंने इसको a/b की फॉर्मेशन में मतलब ऐसा लिखा तो इस तरह से चेंज कर दिया, sec θ/tan θ। और बराबर में 3/5 दूसरी तरफ मुझे ये फॉर्मेशन दिख रही है। जब ऐसा दिखा तो मैंने ऐसा चेंज कर दिया। चेंज तो दोनों तरफ करने पड़ेंगे, तो मैं कहूँगा 3 + 5, ये 5 + 3 8 हो जाएगा और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। जब मैंने काटा तो ये हो जाएगा 4 और 1/cos हो जाएगा, ये sin/cos हो जाएगा, cos से cos खत्म हो जाएगा, 1/sin बचेगा, 1/sin θ की वैल्यू 4, तो sin θ की वैल्यू 1/4। ये सवाल का जवाब है। तो कहने का मतलब यहाँ सवाल में शायद CND समझाया है मैंने, ठीक है। और आगे भी सवाल कुछ ऐसे ही होंगे। देखो जरा इस सवाल को देखो। यस, ये सवाल भी CND पर आधारित है। CGL 2019 का सवाल है। इसके लिए करने के लिए अगर बात समझ में आ गई तो मैंने इसलिए ये सवाल डाले हैं कि आपको पेन ना चलाना पड़े। कहने का मतलब ये, इस बात को विजुलाइज कीजिए। लिखा है 10/sin, क्या लिखा है? 10/sin। ये लिखा है 10 + sin θ 10 - sin θ, लेकिन आपको ये समझना है ये लिखा है 10/sin। 10 का मतलब होता है sin/cos और अपॉन में साइन से साइन कट जाएगा 1/cos, यानी ये लिखा है 1/sec और ये लिखा है k/1। क्या लिखा है? k/1। 1/sec की वैल्यू k/1, 1/sec बराबर k/1 मतलब k, तो k की वैल्यू 1/sec, 1/sec मतलब cos। ये मेरा आंसर। अगर ऐसा समझ पा रहे हो तो चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाएंगी। तो मैंने जो समझाया मैं 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ। 10 क्या लिखा है? sin θ = ये लिखा है k, इसको मैं k/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा sin/cos, साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos बचेगा, 1/cos θ की वैल्यू k है। आप cos को 1/cos बचेगा, सॉरी। अच्छा ये तो मैंने कन्वर्ट, ओके ठीक है। तो ये sec θ आ जाएगा भाई, 1/cos तो sec होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 1/k नहीं था, जस्ट k था, k, ठीक है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा sec θ। सही है, तो जरा इस बात को सोचिए और बात खत्म हो जाएगी। इस पे एक k/1 था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था शायद, अभी मैंने इसको, या मैं एक स्टेप और आगे चला गया था शायद, मैंने इसको देखते ही ये बोल दिया था, ऐसा कुछ हुआ होगा बोलने में। खैर आप समझो कि 10/sin लिखा है, 10/sin, sin/cos अपॉन में साइन, साइन से साइन कैंसिल, एक तरफ दिखेगा 1/cos, दूसरी तरफ दिखेगा k/1 का मतलब k, तो 1/cos k यानी k की वैल्यू sec। ऐसा आपको सोचना है और इस सवाल पे पेन नहीं चलाना है, इस सवाल को दिमाग में सोचना है। जैसे इस सवाल को करिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। जैसे ये लिखा है, इसको आप क्या समझेंगे? ये लिखा है, देखो मैं सीधा बोलूँ इसको क्या मैं समझूंगा, sec/10 लिखा है। sec का मतलब 1/cos, 10 का मतलब sin/cos, cos से नीचे वाला cos कैंसिल, ऐसा सोचना है आपको। ये लिखा है 1/sin, ये लिखा है 1/sin θ। अब इधर जाओ, इसको तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा कीजिए। 79 × 2 158 + 1 2 क्या बन जाएगा? ये 209 बन जाएगा। 209, ये पूरी वैल्यू लिखी है 209/79। अब इसे CND जब लगाओगे तो 209 + 79 लिखोगे तो 288 आएगा, और 209 - 79 लिखोगे तो
30 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे 144 बटे 65 आएगा, तो 1/sin की वैल्यू 144 बटे 65, तो साइन की वैल्यू 65 बटे 44, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस सवाल को देखो, वापस से CND लगाओ इस पर। यहां पर CND कैसे लगाएंगे, एक तरफ तो a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म है, दूसरी तरफ नहीं है, कोई बात नहीं, लगाओ इसमें x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई बराबर में a अपॉन बी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को जब जोड़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए, आता है 2 साइन a साइन b, और नीचे आता है माइनस में है ना ये, तो ये साइन y हो जाएगा और कॉस x हो जाएगा। ओके, यहाँ थोड़ा सा कॉस लिखना था मुझे, कॉस y, ठीक है ना भाई, ये बन जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में चल रहा है a बटे बी। अब ये देखो इसको देखो जरा ध्यान से, साइन x और कॉस x, tan x बन गया, कॉस y और साइन y कॉट y बन गया, लेकिन कॉट y को मैं 1/tan लिख सकता हूँ, इसलिए ये तो आपके पास tan x बन रहा था और कॉट y बन रहा था, कॉट y को 1/tan y लिख सकता हूँ, तो बराबर में tan y आ जाएगा और बराबर में a/b आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम था यहाँ पर। जैसे ही आपने CND लगाई, ये CND नहीं लगाओगे पकड़ में नहीं आएगा, तो CND काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, जैसे ही आपने लगाया तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये क्या फॉर्मेशन है, ये साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी मैंने जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा साहब आपने ये तो ऐसा लिख दिया, लेकिन यहाँ इसको आपने ये लिख दिया। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है तो आप a प्लस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी माइनस a माइनस बी करेंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर तो 2a आ जाएगा और नीचे 2b आ जाएगा, फिर 2 से 2a अपॉन 2b आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन b वही आएगा। तो जब ये हमको मालूम है कि घूम फिर के कहानी वहीं पे आनी, तो सीधे इसको मत करो a प्लस बी प्लस a माइनस बी ऊपर लिखोगे, फिर a प्लस बी माइनस a माइनस बी करोगे तो फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ा रहे होगे। सीधे देखो ये a अपॉन बी की फॉर्म है, इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया, दूसरी तरफ c प्लस डी और c माइनस डी की फॉर्म है, इसको c बाई डी लिख दिया, चेंज दोनों तरफ कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है, चलो आगे देखो सवाल को। अब खत्म हो गए भाई आज के सवाल, यहीं पे ख़त्म, नहीं तो मुझे दूसरी स्लाइड इसमें लगानी पड़ेगी। तो आज के सवाल यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। आई होप ये पूरे सेशन को आपने पूरे एंजॉय किया होगा, बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे आप लोग, इस पर प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिए। काफ़ी सारे इसमें नए सवाल थे, आपको अगर उन सवालों को अगर आप हो सकता है कि वो सवाल आपको आने वाले पेपर में ऐसे ही मिल जाए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, किसी भी स्थिति में आप लोगों को कमज़ोर मत कीजिएगा, CGL का पेपर बहुत क्लोज है और मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू।